नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर लोकेंद्र कुमार और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। उससे पहले जो जो लोग नए जुड़े हैं, जिन लोगों ने लॉगिन किया है वीडियो में, तो उनके लिए तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी डिटेल्ड रहेगी। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है, अगर आप यूजी स्टूडेंट हैं या पीजी स्टूडेंट हैं, दोनों लेवल पे आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहने वाला है। हिंदी में ये वीडियो बनाऊंगा मैं, और इंग्लिश में अगर आपने ये वीडियो देखना है तो उसके लिए बेसिक साइंस सीरीज़ इंग्लिश जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप देखिए। हिंदी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा देखें इस वीडियो को, ताकि आपको सारे मैकेनिज़म्स के बारे में पता चले, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पता चले। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक एक मैकेनिज़्म को लेके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को आप अच्छे से समझ पाएँ। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है हमारे इस वीडियो का रहने वाला है। बहुत सारी हम इन जनरल बातें करेंगे जो कि करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी जानेंगे, राइट। और उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करनी चाहिए, कोई आपके नोन है, कोई स्टूडेंट है, तो उनके लिए आई थिंक ये टॉपिक जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिटेल वीडियो है तो एक लेक्चर बेस्ड वीडियो रहेगा, जिसमें आपको कोशिश करूँगा मैं कि इन्फॉर्मेशन दे सकूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर इन जनरल, और जनरल अवेयरनेस वीडियो भी रहेगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहली स्लाइड पे देखिए आपके लिए जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है। लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इज व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है, क्यों ज़रूरी है? देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या है पहले ये जानना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स वो मॉलिक्यूल रहते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। जब एंटीबायोटिक की बात आती है तो ये बहुत ही जनरल टर्म है। एंटीबैक्टीरियल अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटी फंगल फंजाई के अगेंस्ट, बहुत सारे पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट ऐसे कॉम्पाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनको किल करते हैं, उनकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा तो उसके केस में आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए होंगी, और एंटीबायोटिक्स जब वर्क करेंगी तो इन्फेक्शन जो है उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी, राइट। बट बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड क्या करता है कि ऐसे मैकेनिज्म्स जो है वो डेवलप करता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक काम जो है डेवलप होता है और एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम जानेंगे यहाँ पे, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं। तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए रहेगा जो या तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मे बी बिफोर यूजी के स्टूडेंट, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि थोड़ी सी इसमें टर्म्स ऐसे यूज़ होंगी जो शायद जनरल अगर आप नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो ना समझ पाएँ, बट कोशिश करूँगा कि उसको इलेबरेट कर सकूँ, राइट। एंटीबायोटिक्स आज की डेट में जो है ओवर द काउंटर मेडिसिन मानी जाती हैं, बट ये जल्दी ही चेंज होगा। और एंटीबायोटिक्स जो है वो होनी नहीं चाहिए इस तरह की, बिकॉज बहुत सारे देशों में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती हैं, और इंडिया में भी ये चीज़ लागू ऑब्वियसली जो है जल्दी ही होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होगी, राइट। और हमें जो है प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा एंटीबायोटिक्स के लिए, और ये प्रैक्टिस जो है सारी मेडिसिन के लिए होनी चाहिए, ताकि इन पे चेक रहे। अगर मिसयूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का, उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस है। बिकॉज कॉमन कोल्ड के केस में भी अगर एंटीबायोटिक्स प्रेफर की जा रही हैं, अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज कॉमन कोल्ड इज़ अ वायरल डिजीज़, वायरस की वजह से होता है, तो उसमें एंटी वायरल काम करेंगे, एंटीबायोटिक नहीं काम करेंगे, राइट। बट ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, और इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस केस में एंटीबायोटिक यूज़ हो रही हैं तो एंटीबायोटिक्स जो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में जो हेल्थी माइक्रोब्स हैं, हेल्थी बैक्टीरिया, उनको किल करेंगे, और वो डेवलप करेंगे रेजिस्टेंस अगर आप कॉन्स्टेंटली यूज़ करें, और वो जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, तो एंटीबायोटिक्स का स्प्रेड बढ़ सकता है इसके केस में। एनीवेज, तो काफ़ी डिटेल में मैंने कोशिश की कि आपको इलेबरेट कर सकूँ एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। मैकेनिज्म्स के बारे में जानते हैं, चलिए क्विकली इसको कंपाइल करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कुछ एक पॉइंट हैं। एक नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, नेचुरली डेवलप होती है, क्योंकि सर्वाइवल की बात है। अगर आप कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल किसी ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इट विल ट्राई टू डेवलप मैकेनिज्म्स, राइट। बैक्टीरिया विल ट्राई टू डेवलप मैकेनिज्म्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स रहते हैं, वो कौन कौन से मैकेनिज्म रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, चैलेंज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन जो है क्योर नहीं होगा, और हमें न्यू
एंटीबायोटिक चाहिए होंगी, और इतना आसान नहीं होता एंटीबायोटिक को डिस्कवर करना, एंटीबायोटिक को की खोज करना इतना ईजी नहीं रहता है। तो आइए मैकेनिज्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं कि जब भी डीएनए में चेंज होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में हो सकता है, बैक्टीरिया के केस में हो सकता है, ह्यूमंस के केस में हो सकता है, और बहुत सारी जो डिजीज़ हैं म्यूटेशंस की वजह से रहती हैं। तो अगर म्यूटेशन होती है इन द टारगेट साइट, अब टारगेट साइट की अगर मैं बात करूं तो आपकी एंटीबायोटिक है, राइट, मान लीजिए ये एंटीबायोटिक का यहाँ पे मैं ट्राइंगल से शो कर रहा हूँ। एंटीबायोटिक एक कंपाउंड है और इसका एक स्पेसिफिक टारगेट रहेगा, यानी यूजुअली प्रोटीन मान के चलते हैं इसके में, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर जो रहेंगी, राइट, और जो डीएनए इनिबिटर्स हैं उनका भी टारगेट रहेगा, बट मॉलिक्यूल डिफरेंट है। इसके केस में हम प्रोटीन लेके चल रहे हैं, वहाँ पे देखिए बाइंड करेंगे और इसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग जो है अफेक्ट होगी ना। म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है कि इसमें चेंज आ सकता है, तो इसका जो है स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से जो है एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन आ गई ना, एंटीबायोटिक जो है इस पर बाइंड नहीं करेगी, काम नहीं करेगी वो म्यूटेशन की वजह से, राइट। तो यहाँ पे आप ये जैसे डीएनए देख रहे हैं और यहाँ पे मैंने स्टार बनाया हुआ, दैट मीन्स चेंज जो है उसके सीक्वेंस में आ गया और उसकी वजह से जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गया है। और जो लोग जानते हैं कि किस तरह से डीएनए और प्रोटीन लिंक्ड है, तो उनको ये समझना ईजी है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि डीएनए से ही आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस रहती है। इस प्रोसेस को हम बेसिकली ट्रांसलेशन कहते हैं, जब प्रोटीन प्रोडक्शन होती है, और इंटरमीडिएट स्टेप्स भी इसमें आते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे हम, राइट। तो टारगेट साइट्स ऑफ एंटीबायोटिक उनका जो है उनको इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, बाइंडिंग एफिकेसी, जो मैं कह रहा हूँ कि जो बाइंडिंग ऑफ एंटीबायोटिक है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीटली इनहिबिट भी हो सकती है, कंप्लीटली यूजलेस भी हो सकती है इसके केस में अगर वो बाइंड नहीं कर रही है, और लेस इफेक्टिव भी हो सकती है, राइट। और राइबोसोमल आरएनए जो है ये टारगेट हम टेट्रासाइक्लिन के केस में लेके चल रहे हैं, और टेट्रासाइक्लिन के केस में अगर उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो क्या होगा, इसके केस में जो है ये बाइंड नहीं करेगा। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रहता है, इतना सिंपल नहीं है, बट रिसर्च इसके ऊपर हो रही है और बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है। बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हमारी लैब भी इसी पे काम करती है। चलिए आगे चलिए। एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, आपने नाम सुना होगा कि पेनिसिलिन जो है अब काम करना बंद कर चुकी हैं, राइट। पेनिसिलिन, तो ये जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है वो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। पेनिसिलिन मॉलिक्यूल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। पेनिसिलिन डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक थी। स्लोली इसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ बाय बीटा लैक्टेमेजेस। ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। बीटा लैक्टम क्यों कहते हैं कि इसमें ये लैक्टम रिंग होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर से जो है इसको जो है वो लैक्टम मोइटी है, और इसकी वजह से इनको लैक्टम कहते हैं। और ना बैक्टीरिया जो है बीटा लैक्टेमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऐसी एंजाइम्स होते हैं, यानी प्रोटीन्स रहती हैं ये, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि इस स्मॉल मॉलिक्यूल को, राइट, कंपाउंड को जो है इनहिबिट कर देते हैं। तो इसकी वजह से इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, इसकी मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। बहुत सारे ये दूसरी एंटीबायोटिक्स की हम बात करें, उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसके केस में क्या हो रहा है कि लैक्टम रिंग जो है हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बीटा लैक्टम रिंग जो है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, और जो एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हुआ है इसके अगेंस्ट इज बीटा लैक्टेमेज। ये एंजाइम है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हम ढूंढें ताकि बीटा लैक्टेमेज ब्लॉक हो जाए। तो आप देखेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी एंटीबायोटिक आज की डेट में दी जाती है तो बहुत सारी एंटीबायोटिक ऐसी हैं जिसमें बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, राइट। तो उसकी एफिकेसी जो है ज़्यादा है। सो दैट मीन्स अगर कोई काम कर रहा है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर के ऊपर, एक बहुत ही पोटेंट इनहिबिटर प्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सक्सेस रेट काफ़ी होने के चांसेस है, बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। और इस तरह के इनहिबिटर अगर अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स भी डेवलप किए जाते हैं, सॉरी नॉट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बट डिफरेंट प्रोटीन्स जिनकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है, तो एक तरह से बेसिकली क्या होगा कि एंटीबायोटिक भी दी जाएगी, एंटीबायोटिक, राइट, प्लस वो रेजिस्टेंस इनहिबिटर्स उसके साथ में दिए जाएंगे। ये फ्यूचर है, राइट, ये फ्यूचर है। और आज की डेट में आप देखेंगे एंटीबायोटिक स्लोली एंटीबायोटिक का जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स भी वो दिए जा रहे हैं। उसकी वजह से जो है वो काफ़ी कंट्रोल किया जा चुका है बहुत सारा जो
इन्फेक्शन है विच इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की वजह से, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं इफ्लक्स पम्प्स के ऊपर। इफ्लक्स पम्प्स वो पम्प्स होते हैं, वो स्पेशलाइज प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो पंप की बात यहाँ पे कह रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं बैक्टीरिया में, राइट। तो मान लीजिए ये आपका बैक्टीरिया है इस तरह से, ये जो इफ्लक्स पंप है इसका स्ट्रक्चर तो मैं एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे सरफेस के ऊपर होगा। तो इसका रोल रहेगा, एंटीबायोटिक अगर अंदर आ गई है टू टेक द एंटीबायोटिक आउट, एंटीबायोटिक को अंदर से जो है पंप करके बाहर फेंकना है। तो पंप आउट द एंटीबायोटिक इज द मैकेनिज्म, और उसकी वजह से कम हो जाती है रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। अगर कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगी तो क्या होगा, एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो ACR-AB.TOL-C सिस्टम है। ACR-AB.TOL-C जो सिस्टम है, इफ्लक्स पंप है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और उसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है कि इसको कैसे अब ब्लॉक किया जाए, राइट। तो इफ्लक्स पंप जो है नेक्स्ट मैकेनिज्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है, ये है एक्चुअल इफ्लक्स पंप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे अलग अलग कलर्स से अलग अलग डोमेन हाईलाइट हुए हैं, राइट। तो आप बहुत सारे प्रोटीन डोमेन्स इसमें रहते हैं। तो एक लार्ज मॉलिक्यूल, इसको लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। मॉलिक्यूल आप किसको कह सकते हैं, जिसका रोल है जो एंटीबायोटिक को पंप करना है, राइट। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर डाउनलोड करना चाहें तो यू कैन डाउनलोड द स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रोटीन डेटा बैंक। अगर आपको पता नहीं है प्रोटीन डेटा बैंक क्या होता है, तो प्रोटीन डेटा बैंक बेसिक साइंस सीरीज टाइप कीजिए, आपको वीडियो आ जाएगी, उसको डिटेल में देखिए। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए वो रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, सेल परमिएबिलिटी। अब सेल परमिएबिलिटी मीन्स बैक्टीरिया जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया में है, अब अगर आपको याद होगा बैक्टीरिया में जो है आउटर मेम्ब्रेन रहती है, उसकी परमिएबिलिटी चेंज बैक्टीरिया खुद से कर सकता है, उस मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर सकता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स वो अंदर आ ही नहीं पाएंगे। मॉडिफिकेशन होगी आउटर मेम्ब्रेन की तो वो आ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, मॉडिफाई द परमिएबिलिटी, डिफिकल्ट फॉर द एंटीबायोटिक टू पेनिट्रेट मीन्स टू एंटर इनसाइड, अनेबल टू रीच द टारगेट। अगर अंदर नहीं आएंगे तो जो अंदर के जो टारगेट हैं, DNA है, RNA है और प्रोटीन्स हैं, वो एक्सेस ही नहीं हो पाएंगे और बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। ये कैसे होता है, बाय अल्टरिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसकी वजह से एंट्री जो है एंटीबायोटिक की इनहिबिट हो जाएगी। तो ये हो गया नेक्स्ट मैकेनिज्म। चलिए, अनदर मैकेनिज्म है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे बैक्टीरिया 1 आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया 2 है, और ये है आपका जेनेटिक मटेरियल विच इज एक्स्ट्रासेलुलर जेनेटिक मटेरियल का एग्जांपल है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स वो एक्स्ट्रासेलुलर DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम इट्स जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट रहते हैं, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम मेन DNA प्रेजेंट रहेंगे। तो उनकी कैपेबिलिटी क्या है कि वो मूव हो सकते हैं और वन बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मूव कर सकता है। ये 3 जो मैकेनिज्म है उनके थ्रू ये हो सकता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा सकती है, वो है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। और इसके ऊपर मैंने प्लान किया है कि अगले वीडियोस जो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। और इनकी वजह से रैपिड स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज उस जो प्लाज्मिड है उसके अंदर क्या हो सकता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है। हमें ARG नहीं लिखना चाहिए बिकॉज ये कोई टर्म नहीं है। सो मैं आई राइट इट डाउन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और इनकी वजह से क्या होगा कि ये जो सेंसिटिव, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, राइट, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, और ये सेंसिटिव बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर। तो और ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लाज्मिड्स जो हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैरी आउट कर रहे हैं और वही ट्रांसफर कर रहे हैं। ये हो गया नेक्स्ट मैकेनिज्म, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, राइट। हॉरिजॉन्टल जो है सेम प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, नेक्स्ट प्रोजेनी को नहीं जा रहा। वो नेक्स्ट प्रोजेनी में तो जाता ही है जेनेटिक मटेरियल, बट अगर एक बैक्टीरिया से एडजेसेंट बैक्टीरिया को ट्रांसफर हो गया तो आपका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो गया इसके केस में। नेक्स्ट, बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म क्या है, कम्युनिटी ऑफ बैक्टीरिया। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक तरह की कम्युनिटी बना लेते हैं, जैसे ह्यूमंस भी शहर बना लेते हैं ना, जैसे उस तरह से वो कम्युनिटीज़ क्रिएट करते हैं। और कम्युनिटीज़ जो हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं, 3D कम्युनिटीज़ होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोड्यूस होती हैं। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हो गया, प्रोटीन, एंजाइम, DNA, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ में मॉलिक्यूल्स भी ऐसे रिलीज होते हैं जिनको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, सॉरी मैंने ये स्पेस यूज़ किया, राइट, मुझे ये स्पेस यूज़ नहीं करना चाहिए था यहाँ पे।
एनीवेज बट इसी तरह की जो है कम्युनिटी आपकी बनेगी, 3D स्ट्रक्चर रहेगा इसका, राइट। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इसको इजीली, यहाँ पे 3 डायमेंशनल जो है इसको इमेजिन कीजिए, और साथ में इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो मैट्रिक्स होगा, साथ में ऐसे मॉलिक्यूल रिलीज होंगे जिनकी वजह से सिग्नलिंग होगी। सिग्नलिंग यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से बात कर सकता है। तो कम्युनिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं और मैट्रिक्स में रहती है, और मैट्रिक्स की वजह से जो एंटीबायोटिक हमारी है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी इसके अंदर और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी। इसके केस में एग्जांपल है क्रॉनिक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब घड़ी घड़ी हो तो उसके केस में इस तरह की जो है वो बायोफिल्म फॉर्म होना शुरू हो जाती है, और ये बायोफिल्म धीरे धीरे एक तरह से कम्युनिटी बनती है जिसमें एंटीबायोटिक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है और बैक्टीरिया रेजिस्टेंट रह जाता है इसके अंदर, राइट। और काफ़ी चैलेंजिंग होती है बायोफिल्म टू ट्रीट, बिकॉज एक तरह से उन्होंने घर ही बना लिया अपनी, उनका हाउस हो गया, ये घर बना लिया उन्होंने। अब घर से किसी को निकालना तो वैसे बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो बायोफिल्म के केस में इस तरह से रहता है। चलिए नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। हमने सारे मैकेनिज्म्स की बात कर ली, अब हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ एक मैकेनिज्म्स हमने जाने हैं, ये भी साइंटिस्ट लोगों ने मिल के जो है इसके ऊपर काम किया, तभी इनके बारे में पता चला है। अब जब इनके बारे में पता चला तभी तो इनके अगेंस्ट इनहिबिटर्स या ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से हम इनको ब्लॉक कर सकें, इस मैकेनिज्म को तोड़ सकें। तो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से जीतना है, झगड़े में जीतना है, उस लड़ाई में जीतना है, तो हमें मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को जो है वो तभी यूज़ करना है जब आपको जो है एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया हो, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास हो, बिकॉज वो आपको तभी प्रिस्क्राइब करेंगे जब आपको एक्चुअली उसकी यूज़ जो है उसका यूज़ आपको अर्जेंटली चाहिए होगा। और नई एंटीबायोटिक्स के लिए रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। नई एंटीबायोटिक्स के लिए ये चाहिए कि फंडिंग अवेलेबल हो, गवर्नमेंट जो है फंडिंग दे रिसर्चर्स को ताकि वो नई एंटीबायोटिक्स ढूंढ सकें, और उसके लिए ऑन गोइंग रिसर्च रहनी बहुत ज़रूरी है। जो रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स को इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोका जा सके। और जो रेस हो रही है बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स के बीच में, वो जो है वो एंटीबायोटिक्स हमारे पास विनर हो इसके केस में, ना कि लूज़र। और आज की डेट में सिचुएशन ये है कि एंटीबायोटिक्स आर ऑन द लूजिंग साइड, और इसकी वजह से अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज भी अपनाई जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे बैक्टीरियोफेजेस हैं जो बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, तो उसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है ताकि वो एज ए एंटीबायोटिक जो है, एज एन एंटीबायोटिक जो है उनको हम यूज़ कर सकें जब हमारे पास एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट ना हो। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहने वाले हैं टू कंट्रोल द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। देखिए साइंस में रेफरेंसेस देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेफरेंसेस आप देखेंगे, मैंने 3 रेफरेंसेस यहाँ पे दिए हैं। ये आपके लिए जो अगर आप जानना चाहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में तो आप इनको पढ़िए, बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और पहले आर्टिकल का नाम आप देख रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन दी एनवायरनमेंट, बहुत ही जनरल है, काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन और एडवांस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रिविजिटेड। और नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, करंट सिचुएशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीमाइक्रोबियल आर्सेनल्स। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये आर्टिकल्स हैं। आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी, ये जो हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और भी कई चीज़ें आपको मिलेंगी, और अपना नॉलेज पूल आप इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमारे यहाँ पे बहुत ठंड है एक्चुअली ना, तो ये जो वीडियो बन रहा है हिमाचल से आपको आ रहा है, राइट। तो हिमाचल में यूजुअली जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो आपको इसी तरह से वीडियो नेक्स्ट कुछ एक वीडियो इस तरह से मिलेंगे जिसमें आपको जो मैं ऐसे दिखूंगा बिल्कुल वेल पैक्ड, बट वीडियो जो है वो बनने बहुत ज़रूरी है। वीडियो हमारे आते रहेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हमारा जो है एक जो हमने क्रिएट किया है जो यूट्यूब फैमिली है जो हमारी, जिसमें कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको इन्फॉर्मेशन एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जा सके और बहुत ही सिंपल वे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले। काफ़ी और भी जनरल वीडियोस लेके आऊँगा मैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। अभी तो थोड़े कॉम्प्लेक्स और वेरी स्पेसिफिक वीडियोस बना रहा हूँ। जनरल वीडियोस भी लेके आऊँगा मैं। काफ़ी बेसिक चीज़ें आज की डेट में हो रही हैं जो जिनके बारे में पता लगाना हमें बहुत ज़रूरी है। एज़ फार एज द साइंस इज़ कंसर्न, साइंस उसकी जो है हमें पता होनी चाहिए, और उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा मैं। तो मिलेंगे उन वीडियोज़ में, और आपके साथ इस तरह की इंटरेक्शन मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती है जब आप कमेंट देते हैं। कमेंट आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछते हैं, और अच्छा लगता है कि इतने लोग जो हैं जुड़े हैं।
आपकी सपोर्ट के ऊपर ही जो है ये चैनल चल रहा है। ऐसे कोई कॉमर्शियल आस्पेक्ट्स तो इसका है नहीं, वाइबल है नहीं, लेकिन एंटरटेनिंग है नहीं इसमें, राइट। इसमें आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में डालिए और मुझे बताइए कि किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो वो वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आप बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी आपका एक पैशन है, तो आपके लिए ये चैनल बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका साइंस में पैशन है, आपके लिए बहुत अच्छा ये चैनल रहने वाला है। कोशिश करेंगे डाइवर्सिफाइड कंटेंट लेके आएँ और आपके साथ इसी तरह जो है फ्यूचर इंटरेक्शन बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे इसी तरह के टॉपिक हम डिस्कस करें। थैंक यू।